हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे से होंगे। वैसे भी एक साइड में मेरा एक सीरीज चल रहा था जिसमें हम लोग पूरा एनसीईआरटी कवर करेंगे, पूरा एनसीईआरटी कवर करेंगे, ठीक है, हर एक चैप्टर कवर करेंगे। लेकिन कुछ बच्चों ने बोला है कि उन्हें प्रॉपर एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ा दी जाए क्योंकि उनको लाइन समझने में प्रॉब्लम आता है। फिर मैंने भी ये समझा कि वैसे ये वाला मेरा नोट्स है, ठीक है, इसमें हर एक चीज रहता है जो कि एनसीईआरटी में है, सब कुछ एनसीईआरटी से है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप लोग हमेशा सिर्फ एक ही बात सुनते हो कि अरे पेपर एनसीईआरटी की लाइन से आएगा, पेपर एनसीईआरटी की लाइन से आएगा, लेकिन एनसीईआरटी की लाइंस ही समझने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। इसीलिए आज से हम लोग जो भी चैप्टर करते चलेंगे, जैसे अपन उधर सेल कर रहे हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तो उसी तरीके से एनसीईआरटी का भी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ करते रहेंगे। जब सेल के 2 लेक्चर में जो भी चीजें वहां कवर कर लेंगे, वो यहाँ पे 1 लेक्चर में पूरा उतना एनसीईआरटी से पढ़ते चलेंगे, ठीक है। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप ये वाला वीडियो देख लो जिसमें भी हम लोग नोट्स डालेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप एनसीईआरटी आकर के रीड करके जाओ, दोनों वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट आता है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 24/7 डाउट से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट रहेंगे 24/7 रह करके उसकी हेल्प की जाती है, ठीक है। और अब बिना लेट किए अगर हम लोग चैप्टर स्टार्ट करें, मेरा नाम निधि वर्मा है, ठीक है। इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो मेरा नाम निधि है। तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, ये चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये करेंगे, इसके बाद सेल डिवीजन करेंगे और उसके बाद अपन स्टार्ट कर देंगे डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब यूनिट फर्स्ट, ठीक है, डाइवर्सिटी, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर हम लोग फिजिक्स में करते हैं, बायोलॉजी में करते हैं या केमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है, तीनों चीजों में सबसे पहले जो चीज पढ़ी जाती है वो पढ़ा जाता है कि बेस। तो जो सेल है ये अपन बॉडी का भी बेस है, ह्यूमन बॉडी का भी, प्लांट बॉडी का, बैक्टीरिया का, फंगस का, हर एक का बेस कौन है? सेल है। तो उसी तरीके से बायोलॉजी में का भी जो बेस होता है वो होता है सेल, ठीक है। सबसे पहले बेसिक चैप्टर सेल डिवीजन, सेल, तो सबसे पहले ये वाले चैप्टर्स पढ़ लिए जाते हैं। जैसे कि आप इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी तरीके से अगर आप लोग ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो अगर ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो आईयूपीएसी आना जरूरी है ना। सेम उसी तरीके से अगर आप बायोलॉजी चल रहा है तो उसमें सेल हम लोग पढ़ लेंगे। तो अगर स्टार्ट किया जाए, मुझे 1 मिनट का टाइम है ना। देखो, सबसे पहले क्या लिखा गया है यहाँ पे, ये पूरे पैराग्राफ में ये चीज लिखी गई है। देखो, हम लोग लाइन टू लाइन पढ़ेंगे लेकिन साथ साथ समझते चलेंगे। इसमें ये लिखा गया है कि कोई भी चीज अगर आप अपने आसपास देखते हो तो कैसे, जैसे मान लो मेरे हाथ में ये पेन है, ठीक, कैसे पता चला कि ये नॉन लिविंग है? हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, कैसे पता चला कि आप लिविंग हो? कैसे पता चला कि बैक्टीरिया लिविंग है? कैसे पता चला कि प्लांट जो अपन देखते हैं आसपास वो लिविंग है? किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, अच्छा ये लिविंग है, अच्छा ये नॉन लिविंग है? तो बहुत बेसिक सी बात है, आप जहां पे भी देख रहे हो कोई भी चीज अगर आपको लिविंग दिखाई दे रही है, अगर आपको कॉकरोच है वो दिख रहा है कि कॉकरोच अपना लिविंग है, तो मतलब उसके अंदर सेल होगा। आप देख रहे हो प्लांट्स है, वो उसमें डायरेक्टली ग्रोथ हो रहा है, फ्रूट्स आ रहा है, दैट मीन्स वो लिविंग है। लिविंग है तो इसका क्या मतलब है? लिविंग है तो इसका मतलब है कि जो आपका प्लांट्स है उसमें भी आपका सेल है, ठीक है। सेम आप बैक्टीरिया में देख रहे हो, बैक्टीरिया में भी आप देखते हो बैक्टीरिया ग्रो करता है, आगे सेल डिवाइड करती है, तो वो उसमें भी क्या प्रेजेंट है? उसमें भी आपका सेल प्रेजेंट है, तो वो भी आपका क्या हो गया? लिविंग हो गया। तो एक बात हमें क्या समझ में आई कि जितनी भी चीजें अगर लिविंग है, अगर कुछ लिविंग आप देख रहे हो तो लिविंग है का मतलब सेल प्रेजेंट होगा, और अगर नॉन लिविंग है, ठीक है ना, अगर नॉन लिविंग है तो इसका मतलब सेल नहीं होगा। सिंपल सा फंडा, लिविंग है तो सेल होगा, लिविंग नहीं है तो सेल नहीं होगा। ह्यूमन बॉडी, हम लोग की बॉडी बिलियन ऑफ सेल से मिलकर के बनी हुई है, समझे। पहले एक सिंगल जाइगोट था, डिवीजन डिवीजन डिवीजन, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से कंटिन्यूसली जब डिवीजन होता चला गया तो आज हमारे अंदर एक सिंगल जाइगोट से कितना बिलियन ऑफ सेल्स बन गई हैं, बिलियन ऑफ सेल्स बन गई हैं अपन बॉडी के अंदर। कैसे हुआ? फर्दर डिवाइड होते 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 आज अपन के अंदर इतनी सेल्स बन गई हैं, ठीक है। तो अगर ये पूछा जाए कि अपने बॉडी का स्ट्रक्चर कौन बना रहा है, कौन स्ट्रक्चर बना रहा है, तो वो बनाता है आपका सेल। सेल था, एक सिंगल सेल था, उसमें डिवीजन होते 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 आज हमारा पूरा इतना बॉडी बन गया। हम लोग ग्रो करते हैं, किसकी वजह से कर रहे हैं? क्योंकि अपन की बॉडी में सेल है, सेल में डिवीजन हो रहा है कंटिन्यूअसली, तो जिसकी वजह से आज हमारे अंदर भी ग्रोथ होती है और जो कि आपको देखने को मिलती है। तो स्ट्रक्चर कौन बनाया? सेल। और जितने भी जरूरी फंक्शंस हम लोग करते हैं, जो अपन के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलते रहते हैं, रेस्पिरेशन होता रहता है, जितनी भी आप फंक्शंस कर रहे हो आपके अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर होता है, फंगस के अंदर होता है, बैक्टीरिया के अंदर होता है। आप जितनी भी चीजें देख रहे हो जो कि लिविंग है, उनके अंदर स्ट्रक्चर भी कौन बनाता है? आपका सेल बनाता है। और फंक्शन भी कौन करता है? फंक्शन मतलब जो मैंने आपको बोला, रेस्पिरेशन, प्लांट से रेस्पिरेशन कौन करा रहा है? सेल की हेल्प से हो रहा है। फोटोसिंथेसिस हो रही है सेल की हेल्प से। मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रहे हैं सेल की वजह से। तो हर एक चीज जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ कराने में आपका सेल ही हेल्प कर रहा है। तो अब अगर पहले पैराग्राफ की बात की जाए तो अब ध्यान से देखना। देखो,
When you look around, you see both। देखो हम लोग एक लाइन पढ़ेंगे, जहां पे भी फुल स्टॉप लगा होगा वहां अपन रुकेंगे, उस पूरी लाइन को समझेंगे कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। When you look around, you see both living and non-living। जब भी आप अपने आसपास देखते हो, आपको लिविंग भी दिखाई देता है, आपको साथ साथ नॉन लिविंग भी दिखाई देता है। You must have wondered and asked yourself, what is it that makes an organism living? कौन सी ऐसी चीज है जो कि एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती है, और what is it that an inanimate का मतलब होता है, inanimate का मतलब है नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग। और अगर वहीं एनिमेट हो जाए तो इसका मतलब होता है लिविंग, ठीक है। देखो तो क्या था कि व्हाट इज दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, और व्हाट इज इट दैट एन इनएनिमेट थिंग्स डज नॉट हैव विच ए लिविंग थिंग्स हैज। मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती है, या फिर यहां से ये बोला गया कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि लिविंग के पास होती है लेकिन जो इनएनिमेट है, जो नॉन लिविंग है, उनके पास नहीं होती है। तो अपन ने सिंपल सी चीज समझी, कौन सी, अगर सेल है तो मतलब लिविंग होगा, सेल नहीं है तो मतलब लिविंग नहीं होगा। तो यहां पे क्या दिया गया कि the answer to this is the presence of the basic unit of life, the cell, in all living organism। इसका जवाब ये है कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि अपन के जिंदगी की बेसिक यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो है सेल। और सेल ही ये डिफरेंशिएट करती है कि कौन सी सेल है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि लिविंग है, कौन सी ऐसी चीज है जो कि आपका नॉन लिविंग है। और सेल क्या होता है, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यहां लिखा ना सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, क्यों बोला गया है, क्योंकि बेस कौन बना रहा है, कौन आपको ये बता रहा है, पहली पहचान। जैसे अब मेरा नाम है, मेरा नाम निधि है, तो सबसे पहले कहीं पे भी मैं अपना इंट्रोडक्शन देने जाऊंगी तो मैं क्या बोलूंगी कि हाँ ठीक है, मैं हूं, मेरा नाम निधि वर्मा है, ठीक है। उसी तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका बेस, सबसे पहली उनकी पहचान क्या है कि उनके अंदर सेल प्रेजेंट होगा, इसीलिए सेल को बोला जाता है बेसिस यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा गया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल्स एंड कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, व्हाइल अदर लाइक अस कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स। अब सेल की बात कर ली गई कि हाँ ठीक है, कुछ लिविंग होता है, कुछ नॉन लिविंग होता है, करेक्ट। इसके बाद एक बात आती है कि मान लो कहीं पे आपको एक सेल देखने को मिल रहा है, ठीक है, एक सेल से आपको एक बना हुआ ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसको बोला जाता है, जहां पे एक सिंगल सेल देखने को मिले तो उसको बोला जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और जब आपको एक से ज्यादा सेल देखने को मिले तो उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का अगर एग्जांपल की बात करोगे तो होता है आपका बैक्टीरिया में सिंगल सेल होता है, ठीक है। मोनेरा बोल दो, बैक्टीरिया बोल दो, उसमें सिंगल सेल होता है। बाकी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपका प्लांट आ जाता है, एनिमल आ जाता है। ये सारी चीजें अपन की कौन सी में आ जाएंगी, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सारे ऑर्गेनिज्म आपके सेल से मिलकर के बने होते हैं। कुछ बने होते हैं सिंगल सेल से, जिसको बोला जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वहीं पे कुछ बने होते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स, बहुत सारे सेल से मिलकर के बने होंगे, जिसको बोला जाता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब जो बहुत सारे सेल है तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कुछ सेल है, सिंगल सेल है, कुछ नहीं, सिंगल सेल है तो मतलब यूनिसेलुलर। सिंगल याद रखना, कुछ नहीं, वो गलत वर्ड था मेरा, सिंगल सेल है दैट मींस कि आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और अगर एक से ज्यादा सेल है तो उसका मतलब है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके बाद लिखा गया है कि देखो, अब अगर यहाँ पे सिंगल सेल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जब भी आपको दिखेगा कि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें सिंगल सेल है, तो अब जब वो सिंगल सेल है तो जितनी भी चीजें होंगी, ठीक है, जितनी भी उसके जिंदगी के काम होंगे, उसको रेस्पायर करना है तो भी वो कर लेगा, उसको अपने अंदर के मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलाने हैं तो भी वो कर लेगा। मतलब जितनी भी चीजें हैं, जितने भी उसके बॉडी के फंक्शंस होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के, वो सारे वो खुद ही कर लेता है, वो किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। जैसे हम लोग हैं, अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड है। हालांकि जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो तो अलग है, ठीक है, हम लोग खा रहे हैं, हम लोग कहीं और खा रहे हैं, ठीक है ना, प्लांट्स को लेके खा रहे हैं, सनलाइट की नीड है हर चीज के, लेकिन जो आपका होता है बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये अपने किसी भी फंक्शन के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, और अपने जितने भी इनके एसेंशियल फंक्शंस है लाइफ के, जैसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस करना हुआ, रेस्पिरेशन करना हुआ, हर एक चीज ये खुद ही कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इनका एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, एसेंशियल फंक्शंस होते हैं लाइफ के, वो भी ये खुद ही परफॉर्म कर लेते हैं,
किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जब यहाँ पे लिख दिया गया ना कि इंडिपेंडेंट है, तो मतलब जितने भी उनके फंक्शंस होंगे वो सारे वो खुद ही कर लेंगे, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। ठीक, यहाँ पे लिखा गया कि एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म आप देखते हो अगर कि जहां पे आप देख रहे हो कि वो अपने लाइफ के लिए, अपने लाइफ के फंक्शंस को चलाने के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, दैट मीन्स कि वो सेल एक कंप्लीट सेल नहीं है, तो उसको उस टाइम पे अब आप लिविंग ना बोल करके कंप्लीटली लिविंग आप नहीं बोल सकते। आप एग्जाम्पल से समझो कि एक मिनट, वायरस होता है, ठीक, करेक्ट, ये आपका है वायरस, ठीक है, वायरस में साइटोप्लाज्म नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं है, ठीक है, मतलब नॉन लिविंग है, ठीक है, नॉन लिविंग है। अब जब ये आपका नॉन लिविंग है और वहीं पे जब ये लगेगा आपका होस्ट सेल के अंदर, ये आपके होस्ट सेल से जैसे ही आपका वायरस लगेगा तो होस्ट के साइटोप्लाज्म में आएगा, फिर वहां पे वो अपना सारा काम करना शुरू कर देगा। तो जब ये वायरस आपका होस्ट के अंदर आएगा, अब ये लिविंग नॉन लिविंग ना होकर के अब ये हो गया है आपका लिविंग। अब आपका वायरस कैसा हो गया है, अब आपका वायरस हो गया है लिविंग। यहां से क्या समझ में आया कि जब हमारा सिंगल वायरस था, ठीक है, ये कुछ नहीं कर रहा था, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं था, नॉन लिविंग था, कंप्लीट सेल नहीं है क्योंकि साइटोप्लाज्म ही नहीं है, कंप्लीट सेल नहीं है। लेकिन जब ये होस्ट के पास आता है, होस्ट के बॉडी में एंटर करता है, तो उस टाइम पे इसको अपना नंबर बढ़ाना है, इसको डिजीज कॉज करनी है, इसको जो काम भी करना होगा वो काम वो कब करता है, जब वो होस्ट के अंदर आता है। जब आपका वायरस होस्ट के अंदर आता है तब उसका सारा काम, सारा नाटक शुरू होता है। जब वो होस्ट के अंदर आता है तब वायरस को लिविंग बोला जाता है, ठीक है। तो जब वायरस अकेला था तो वो नॉन लिविंग था, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा था, एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहा था बिना होस्ट के, इसीलिए बोला जाता है कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कोई भी ऐसी चीज जो कि सेल का कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बना रही है। सेल का कंप्लीट स्ट्रक्चर अभी आप आगे देखोगे कि एक सेल में कौन कौन सी चीजें होती हैं। सॉरी, हम लोगों ने पढ़ तो लिया कि एक सेल है, ठीक है, सेल के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है, बहुत ऑर्गेनेल्स होंगे, न्यूक्लियस देखोगे, अगर आप प्रोकैरियोट्स है तो न्यूक्लियस नहीं होता है, क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसी तरीके से भी आप बहुत सारे ऑर्गेनेल्स देखोगे। तो सेल मतलब सिर्फ सेल नहीं है, सेल एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे, आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, तो बहुत सारी चीजें आपके सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो कोई भी ऐसी चीज जो कि एक कंप्लीट सेल नहीं है इंडिपेंडेंटली, उसको लिविंग नहीं बोला जाएगा कि वो इंडिपेंडेंटली लिविंग है। Hence cell is the fundamental structural and functional unit of living organism। ये कि मैंने आपको बता दिया कि सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट लिविंग ऑर्गेनिज्म का बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे साइंटिस्ट का नाम, ठीक है, यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लीजिएगा कि एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक। देखो मैंने कुछ चीजें अंडरलाइन नहीं की है, चलो हम बता देते हैं। वैसे देखो अभी ऐसा कुछ आया नहीं है जिसको स्पेसिफाई करना पड़े, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको पता ही होनी चाहिए। ये दोनों पॉइंट्स याद करके रखना, ये स्टेटमेंट में आ सकता है एनीथिंग लेस देन वाला, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ये तो मुझे लगता है आप सबको पता ही है, तो उसमें मुझे कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है। साइंटिस्ट का नाम आया एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक, फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द लाइफ सेल, ठीक है। अब देखो जो रॉबर्ट हुक थे, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले लिविंग सेल देखी थी। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि फर्स्ट सेल किसने देखी थी, लिविंग नॉन लिविंग कुछ मेंशन ना किया जाए, तो नाम आ जाएगा रॉबर्ट हुक का। और वो सेल कैसी थी, कॉर्क सेल थी, और कैसी थी, डेड थी, करेक्ट, कॉर्क थी और डेड थी। और जब ये मेंशन कर दिया जाए कि फर्स्ट लिविंग सेल, ठीक है, तो नाम आ जाएगा आपके एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक का। तो अगर पूछा जा रहा है कि फर्स्ट सेल लिविंग या डेड, कुछ मेंशन नहीं किया गया है, फर्स्ट सेल कौन डिस्कवर किया, तो आंसर आएगा रॉबर्ट हुक। नॉन लिविंग पूछ लिया तो भी आएगा आंसर आएगा रॉबर्ट हुक। बट अगर ये पूछ लिया गया कि फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया, तो नाम आ जाएगा आपका एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक। इसके बाद आएगा आपका न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, तो न्यूक्लियस को किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। यहां से रॉबर्ट ब्राउन वाले पॉइंट को भी आप मार्क कर सकते हो कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, बाद में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इंप्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चर डिटेल ऑफ, मतलब 1950s के बाद जब आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, 1950s के बाद हुई थी, 1950s के बाद हुई थी। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया गया, उसके बाद जितनी भी आप ऑर्गेनेल्स देखते हो, सारी चीजें मतलब क्लियर जो स्टडी हुई ना सेल की, वो आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की क्या इन्वेंशन के बाद हुई थी, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया आपका मार्केट में, उसके बाद जितनी भी चीजें हम लोगों ने सेल के बारे में डिटेल में पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो कि डिटेल में पढ़ा, वो हम लोगों ने उसके बाद पढ़ा था। इसके बाद आता है आपका सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में हम लोग दो साइंटिस्ट का नाम देखेंगे, एक का नाम है मैथियस लीडन, एक का नाम है थियोडर सॉन, ठीक है। पहले यहीं पे दिक्कत थी, यहाँ पे एक में है जर्मन बॉटनिस्ट, यहाँ पे जर्मन जूलॉजिस्ट, एक में पहले ब्रिटिश लिखा हुआ था, तो इसको हाईलाइट कर सकते हो आप।
साइंटिस्ट का नाम सबसे पहले हाईलाइट कर लेना, वैसे कोई भूलता नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखा है कि सेल थ्योरी किसने दिया था? देखो जो आपका सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी में हम लोग दो साइंटिस्ट का नाम देखेंगे, मैथियस लीडन और देखेंगे थियोडर शॉन, ठीक है। सेल थ्योरी मैथियस लीडन आप समझ जाना, ठीक है, और थियोडर शॉन। इनका ईयर था 1839, इनका ईयर था 1838, करेक्ट। ये थे बॉटनिस्ट, ये थे जूलॉजिस्ट, करेक्ट। बॉटनिस्ट है तो मतलब इनका काम एक्सपेरिमेंट किस चीज पे होगा, एनिमल्स पे या प्लांट्स पे? इनका एक्सपेरिमेंट था प्लांट्स पे। मैथियस लीडन का एक्सपेरिमेंट था प्लांट्स के ऊपर, लेकिन जो शॉन थे वो जूलॉजिस्ट थे, उनका काम था एनिमल्स के ऊपर। अब एक बात बताओ, क्या सिर्फ एनिमल्स पे था? नहीं, जो शॉन थे उनका मेन जो काम हुआ था, मेन काम था इनका, मेन काम हुआ था एनिमल्स के ऊपर, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने प्लांट्स के ऊपर भी अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो कौन कौन से साइंटिस्ट हैं? सेल थ्योरी किसने दी? दो साइंटिस्ट ने, मैथियस लीडन, थियोडर शॉन। ईयर कौन सा? 1838, 1839। स्लीडन का बॉटनिस्ट थे, शॉन जूलॉजिस्ट थे। प्लांट्स पे कौन किया है? जो बॉटनिस्ट है वही प्लांट्स पे करेगा, जो जूलॉजिस्ट है, नाम से जाहिर जूलॉजिस्ट है, मतलब जूलॉजी में हम लोग एनिमल्स की स्टडी करते हैं, तो अगर वो जूलॉजिस्ट है तो वहां पे वो एनिमल्स के बारे में ही उसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा। तो मेन एक्सपेरिमेंट था उनका एनिमल्स के ऊपर, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने प्लांट्स के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। ये सारी बातें आ गई। अब देखो जो 1838 मैथियस लीडन जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे। श्वान हमारे यहाँ कुत्ते को बोला जाता है, अगर आपने नहीं सुना मैं आपको बता दूं, संस्कृत का वर्ड है, कुत्ते को बोला जाता है। तो वहां जब मैंने पहली बार ये नाम सुना था स्लीडन एंड श्वान का, तो वहां पे मुझे बहुत ज्यादा, मैं अपने जब भी हम सेल पढ़ाते हैं तो हम ये बात जरूर बोल देते हैं, क्योंकि अभी आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ लर्न करने जैसी चीज है, लेकिन बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें कंफ्यूजन होती होगी कौन सा बॉटनिस्ट था कौन सा जूलॉजिस्ट था। मैंने इस तरीके से किया था, जब मैंने पहली बार सेल और मैंने पहली बार साइंटिस्ट का नाम देखा था, तो श्वान संस्कृत में कुत्ते को बोला जाता है, तो कुत्ता मतलब एनिमल है, तो वहां से मुझे समझ में आया था कि जो श्वान थे वो थे आपके जूलॉजिस्ट, उनका स्टडी था, जूलॉजिस्ट है तो मेन काम होगा उनका एनिमल के ऊपर। तो अगर आप चाहो तो इस तरीके से याद कर सकते हो, अदरवाइज आपको याद ही होगा, खैर आप प्रो लोग हैं, ठीक है। तो इन 1838 मैथियस लीडन जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, एग्जामिन्ड ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग सेल से मिलकर के बने होते हैं, जितने भी प्लांट्स हैं वो अलग अलग इस तरीके के सेल से मिलकर बने हैं, ठीक है। और ये सेल आपस में मिलकर के क्या बना रही है? सेल आपस में मिलकर के टिश्यू बना रही है। अब ये सेल सेल नहीं रह गया, अब ये टिश्यू बन गया। देखो जैसे मान लो पहले ये है, ठीक है, ये एक सेल, ये दो सेल, ये तीन सेल, ठीक है, चार सेल, पांच सेल, छह सेल, ठीक है, एक दो तीन चार पांच टोटल छह सेल है। ये सेल एक एक तो सेल है, बट आपस में जब ये मिल गया तो अब ये सेल ना होकर के अब ये टिश्यू है। सेल ही तो आगे चल के सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। बहुत बेसिक सी चीज है जो कि आई थिंक 9th या 11th क्लास में पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो सुनो, तो जो मैथियस लीडन थे इन्होंने क्या बोला, जर्मन बॉटनिस्ट थे, इनका एक्सपेरिमेंट था प्लांट्स के ऊपर। इन्होंने क्या बोला कि कोई भी प्लांट होता है वो सेल से मिलकर बना होता है और सारे सेल्स आपस में मिलकर के टिश्यू बनाते हैं। ये कौन बोला था? ये बोला था वो इंसान जो कि प्लांट्स के ऊपर स्टडी किया था, जो कि बॉटनिस्ट थे। ईयर था 1838 और साइंटिस्ट का नाम था मैथियस लीडन, ठीक है। मेरे साथ साथ पढ़ते चलोगे तो आपको याद होता चलेगा, अदरवाइज मैं गारंटी नहीं ले सकती। तो देखो बाकी है थियोडर शॉन, देख रहे हो टोटल 18 मिनट हो गया है, 18 मिनट में हम लोग सेल थ्योरी भी नहीं कंप्लीट कर पाए। तो नेक्स्ट है थियोडर शॉन, ईयर 1839, जर्मन जूलॉजिस्ट थे, ठीक। इन्होंने स्टडी किया डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स के ऊपर और ये बताया कि जो सेल्स होती हैं उसके बाहर एक पतली सी आउटर लेयर होती है और जिसको आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। तब नाम नहीं दिया गया था, सिर्फ उन्होंने ये बोला था कि सेल्स के बाहर, एनिमल सेल के बाहर एक थिन आउटर लेयर होती है जिसको आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। उन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि एनिमल सेल होती है उसके बाहर एक पतली सी आउटर लेयर होती है। ये उन्होंने बोला प्लांट्स के बारे में, ठीक है। क्या बोला उन्होंने एनिमल्स के बारे में कि एनिमल सेल, ठीक है, एनिमल सेल्स की एक बाहर एक थिन आउटर लेयर होती है जिसको आज के टाइम पे अपन बोलते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने प्लांट्स की स्टडी की, प्लांट टिश्यू की भी स्टडी की। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि जो सेल वॉल होता है वो यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट सेल का, ठीक है। सेल वॉल यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है प्लांट सेल का। हम लोग एक बात अभी आप आगे भी पढ़ोगे कि सेल वॉल प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, एनिमल्स के अंदर नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या बोला, इन्होंने एक तो ये बोला कि जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, एनिमल सेल्स के बाहर एक पतली थिन आउटर लेयर होती है, ठीक है, एक थिन आउटर लेयर होती है, ठीक है, जिसको आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है, तब नहीं पता था।
और प्लांट्स के ऊपर इन्होंने ये बोला, प्लांट्स के ऊपर इन्होंने ये बोला कि जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर होती है वो होती है सेल वॉल, जो कि प्लांट्स का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। दो बातें इन्होंने बोली कि एनिमल सेल्स के बाहर एक थिन आउटर लेयर होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है, और वहीं पे जो प्लांट होते हैं उसमें सेल वॉल यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका, प्लांट सेल का। और इसी के बेसिस पे उन्होंने जो एनिमल्स के ऊपर स्टडी किया और जो प्लांट्स के ऊपर स्टडी किया, दोनों को मिला करके स्वान ने एक हाइपोथेसिस दी, और उनका हाइपोथेसिस ये था कि जो एनिमल है और प्लांट्स है वो सेल्स से मिलकर के बने हैं या फिर उनके प्रोडक्ट से मिलकर बने, यानी कि लिपिड, कार्ब्स, इस तरीके के। तो जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, सेल या प्रोडक्ट ऑफ सेल से। ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो हाइपोथेसिस दी थी ना कि कोई भी एनिमल हो या प्लांट हो, ठीक है, वो किससे मिलके बने हैं, सेल से या प्रोडक्ट ऑफ सेल से, ये किसने बताया था, ये हाइपोथेसिस दी थी स्वान ने। ये थियोडर ने, सील्डन ने हाइपोथेसिस नहीं दी थी, ये थी स्वान ने। अब एक बार आप पढ़ना चाहो तो आप देख लो कि सेल थ्योरी किसने दी। सेल थ्योरी दिया था आपका सील्डन एंड स्वान ने 1838 1839। जो सील्डन थे बॉटनिस्ट थे, इन्होंने प्लांट के ऊपर स्टडी किया। इन्होंने ये बोला कि जो सेल्स होते हैं, सेल्स मिलकर के, सेल्स आपस में मिलकर के टिश्यू बनाते हैं। सारे प्लांट सेल से मिलकर बने हैं और सेल्स आपस में मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। और जो स्वान आए 1839 में, इन्होंने जूलॉजिस्ट थे ये, इन्होंने एनिमल्स के ऊपर स्टडी किया मेनली, बट साथ ही साथ इन्होंने प्लांट्स को भी एग्जामिन किया था। तो जब इन्होंने एनिमल्स को स्टडी किया तो उन्होंने ये बोला कि एनिमल सेल के बाहर एक पतली आउटर लेयर होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है, और प्लांट्स के लिए उन्होंने ये बोला कि जो सेल वॉल होती है, जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट्स की, वो प्लांट्स का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जो कि ऑल एनिमल्स में नहीं पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ आपका प्लांट सेल में पाया जाता है। उसके बाद स्वान ने हाइपोथेसिस दी जिसमें उन्होंने ये बोला कि प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, ठीक है, प्लांट सेल, स्वान प्रपोज्ड द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल, प्लांट और एनिमल की बॉडी सेल्स से मिलकर बनी है या फिर उनके प्रोडक्ट से मिलकर बनी हुई है, करेक्ट। अब बात आई सील्डन एंड स्वान की। सील्डन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, और इसके हिसाब से इन्होंने मिलकर के सेल थ्योरी दे दी। अब क्या आया, सेल थ्योरी दे दी इन्होंने कि हर एक चीज बता दी कि हाँ ठीक है कैसे कैसे हुआ कि सेल है, सेल्स निकल के टिश्यू बना रहे, सारी काम हो गया। लेकिन इन्होंने ये तो नहीं बता पाए कि सेल्स आ कहां से रही हैं, ठीक है। चलो ठीक है, सेल है, सेल मिलकर के टिश्यू बना रही है, ठीक है, एक सेल है, उसके बाहर की आउटर लेयर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल वॉल आपका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। एनिमल और प्लांट्स की जितने भी बॉडीज होती हैं वो सेल्स या उनके प्रोडक्ट से मिलकर बनी होती है, करेक्ट। बट सेल आ कहां से रही है, ठीक है, सेल कहां से आ रही है। तो उनका जो ड्रॉबैक था, उनका ड्रॉबैक यही था कि यही नहीं बता पाए कि हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, कि न्यू सेल्स किस तरीके से बनती है। उसके बाद आपके फ्रेम में आए रुडोल्फ वर्चू साहब 1855 में, जिन्होंने पहली बार बताया कि सेल्स डिवाइड करती हैं और नई सेल्स बनती हैं अपनी पुरानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से, और बोला ओमनी सेलुला ए सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब यही होता है कि पुरानी सेल्स, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आपका न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होना, उसी को बोला गया है ओमनी सेलुला ई सेलुला। मतलब अगर कोई पहले की सेल है, इसमें सेल डिवीजन होगा, इसमें सेल डिवीजन होगा, फिर न्यू सेल्स बनेगी, ये न्यू सेल्स हैं, ठीक है। अब बात आई कि ये सेल कहां से बनी, ये प्री एग्जिस्टिंग, इसमें इसके पहले वाली सेल में डिवीजन हुआ होगा, वो कहां से, उसके पहले की सेल में डिवीजन हुआ होगा। तो इस बात से एक आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि पहली सेल अर्थ की कैसे बनी। तो उस टाइम पे जब आपकी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, तो उस टाइम पर अर्थ का एनवायरमेंट ऐसा था, सारे मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, जुड़ रहे थे आपस में। तो जो पहली सेल बनी थी वो अपने आप बन गई थी, उसको किसी ने नहीं बनाया था। तो जब भी बायोलॉजी में ऐसी कोई चीज होती है जो कि अपने आप, ये टर्म आप यूज करते हैं, तो वहां पे बोला जाता है डी नोवो, ठीक है। पहली सेल का फॉर्मेशन हुआ था डी नोवो, यानी कि अपने आप। क्या आज नई सेल्स अपने आप बन सकती है? नहीं, आज का एनवायरमेंट वैसा नहीं है, इसलिए आज कोई भी सेल खुद से नहीं बन सकती है। एक सेल होनी चाहिए, उसमें डिवीजन होगा, तब आगे नंबर्स बढ़ते रहते हैं। आज कोई भी सेल खुद से नहीं बन सकती है। तो समझ में आया कि रुडोल्फ वर्चो ने क्या कहा। रुडोल्फ वर्चो ने बताया कि कोई भी एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उसमें सेल डिवीजन होता है, तो वहां से न्यू सेल्स बनती हैं, यानी कि ओमनी सेलुला ई सेलुला। उसके बाद उन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया और फिर उन्होंने बोला सेल थ्योरी दी, नई सेल थ्योरी दी, जिसको हम लोग आज तक जानते हैं। उन्होंने ये बोला, पहला तो उन्होंने स्टेटमेंट वही लिया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, और सेकंड स्टेटमेंट उनका ये था कि जितनी भी सेल्स अराइजेस होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये उन्होंने बताया। तो ये हम लोगों ने सारी चीजें खत्म कर दी। देखो आज अपन थोड़ा स्लो चलेंगे क्योंकि पहली बार मैं एनसीईआरटी आपको पढ़ा रही हूँ, आप भी पहली बार मेरी लैंग्वेज देख रहे होगे, लेकिन 2-3 लेक्चर के बाद से मेरी भी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ना भी होता है, साथ में आपको रिवाइज भी करना होगा, आपको क्वेश्चन भी करना होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना होता है, ठीक है। तो मुझे समझ में आता है कि फटाफट से कर लेंगे। बायो
बहुत आसान नहीं है, लेकिन अगर आपने एक बार पढ़ लिया बहुत अच्छे तरीके से तो हलवा है, नो डाउट। तो उसको उतना बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। रिवाइज करो क्वेश्चन करो, रिवाइज करो क्वेश्चन करो, दैट्स इट। बट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आप सेम चीज नहीं कर सकते हो। आपको वहां पे प्रॉपर आप भूलोगे, गलती करोगे, बहुत गलती करोगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का तो फिजिक्स में बहुत तगड़ा प्रॉब्लम चलता है। बट बायो में जितने जल्दी बायो निपटा सको उतना ज्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी एन ओवरव्यू ऑफ सेल। तो इसमें ये बताया है, बोला गया यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व कि जब भी प्लांट सेल की स्टडी करनी होती है तो उन्होंने लिया ओनियन पील को, ठीक है, प्याज के छिलकों को, और एनिमल की स्टडी करनी हो, प्लांट की स्टडी करनी हुई तो ओनियन पील को लिया, और अगर एनिमल की स्टडी करनी हुई तो ह्यूमन चीक सेल को लिया, ठीक है, ह्यूमन चीक सेल को लिया गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया, प्लांट के लिए एनिमल ओनियन और एनिमल्स के लिए ह्यूमन चीक सेल। तो उन्होंने क्या बोला कि जो ओनियन सेल थी, ठीक है, जो ओनियन सेल थी विच इज टिपिकली प्लांट सेल हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री जस्ट विद इन, ये देखो ये मान लो ये ओनियन सेल है, ठीक है, ओनियन सेल, ठीक है। ये जो सबसे बाहर वाली है रेड, ये है आपकी सेल वॉल, और सेल वॉल के बाद आता है आपका, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। यही चीज यहाँ पे लिखा गया कि जो ओनियन सेल थी, ठीक है, जो ओनियन सेल है उसकी टिपिकली प्लांट सेल होती है, डिस्टिंक्ट सेल वॉल एट सेल वॉल सबसे बाहर प्रेजेंट है, और सेल वॉल के जस्ट बाद सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बाहर कौन है? बाहर है सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर कौन है? सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। कभी भी सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन में कंफ्यूज मत हुआ करो। सबसे जैसे सिंपल से चीज समझ लो, हम लोग घर में है, घर के सबसे बाहर क्या होती है? दीवारें होती हैं, ठीक है, दीवारें होती हैं। तो उसी तरीके से वॉल मींस क्या? वॉल मींस दीवारें होती हैं। तो सबसे आउटर मोस्ट क्या होगा? सेल वॉल होगा, और अंदर वाला क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा, करेक्ट। तो जब प्लांट सेल की स्टडी किया गया तो उसमें ये बोला कि जो प्लांट सेल होती है उसमें सबसे बाहर सेल वॉल होगा और उसके जस्ट अंदर होता है आपका सेल मेम्ब्रेन। लेकिन जब एनिमल सेल का स्टडी किया गया, एनिमल सेल का, अब एनिमल सेल की जब बात आई, एनिमल सेल में तो प्लांट सेल वॉल होती ही नहीं है। द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चीक सेल हैज एन आउटर मेम्ब्रेन एज एन द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, इनसाइड ईच सेल इज द डेंस मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। देखो सबसे बाहर क्या था? सबसे बाहर था आपका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, कोई भी सेल होगा उसके अंदर प्रेजेंट होगा आपका न्यूक्लियस, ठीक है, कोई भी सेल है, मेम्ब्रेन बाहर है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाहर है, उसके अंदर है आपका सेल। एक मिनट रुकना। द ओनियन सेल विच इज ए टिपिकली प्लांट सेल हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन। सबसे बाहर सेल वॉल थी, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन थी। लेकिन जब ह्यूमन चीक सेल को लिया गया तो जो सबसे बाहर की मेम्ब्रेन थी उसको डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर बोल दिया गया, और उसी के अंदर होता है आपका न्यूक्लियस। इसके अंदर था आपका न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो रेड वाला दिख रहा है ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है, कहाँ गया? और इसी न्यूक्लियस के अंदर होता है आपका क्रोमोसोम, और उसी क्रोमोसोम के अंदर होता है आपका डीएनए, और डीएनए क्या होता है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। डीएनए होता है आपका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। डीएनए क्या है? डीएनए क्या है? डीएनए है आपका जेनेटिक मटेरियल, करेक्ट। तो क्या बात आ गई कि इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। कोई भी सेल होती है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होगा, और क्रोमोसोम के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। मेरा भाई आ गया था इसलिए हम हंस रहे थे, ठीक है। दिस न्यूक्लियस हो गया ना इतना, सेल्स दैट है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। हाँ, अब देखो, अब सारी बात हो गई कि अब यहाँ से एक बात समझो, इसको मैं बता देती हूँ कि देखो जब ओनियन सेल की बात की गई, ठीक है, हम लोगों ने जब भी प्लांट सेल पढ़ना होगा, प्लांट सेल पढ़ना है था तो ओनियन सेल को ले लिया गया। एनिमल सेल की स्टडी करनी थी तो वहां पे ह्यूमन चीक सेल को ले लिया गया। तो जब अपन प्लांट सेल पढ़ रहे थे वहां पे क्या देखा? जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है सेल वॉल, और इसके अंदर की जो है वो है आपकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये था आपका प्लांट सेल। जब एनिमल सेल था तो उसमें क्या देखा गया कि बाहर एक डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर होता है, एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, एक मेम्ब्रेन होती है, और उसके अंदर आपका प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस के अंदर होता है आपका क्रोमोसोम, और उसी क्रोमोसोम में आपका डीएनए प्रेजेंट होता है, और जिस डीएनए को क्या बोला जाता है? जेनेटिक मटेरियल बोला जाता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली बहुत अच्छे तरीके से, ठीक। कहां तक पहुंच गए थे? ठीक है, इतना हो गया था। अब इसके बाद सेल को आप दो तरीके से देखोगे। यहाँ पे लिखा गया है कि हम लोग हमेशा देखते हैं ना कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ईआर क्या होता है, लाइसोसोम क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, करेक्ट। तो जब भी मेंशन आ जाए कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, कोई भी चीज आप देख लोगे कि अगर उसके बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, मतलब मेम्ब्रेन से बाउंड है वो ऑर्गेनेल, तो मतलब वो यूकैरियोटिक है। कैसी है? वो
यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। बट अगर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक मतलब यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे। लेकिन जब प्रोकैरियोटिक सेल होगा, प्रोकैरियोटिक सेल, तो अब ये इसमें क्या होगा, इसमें नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। जो आपका यूकैरियोटिक सेल है इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, लेकिन जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये रही मोटी मोटी सी बात कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे, जो प्रोकैरियोटिक है उसमें नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब एक ऑर्गेनेल का नाम आएगा भी आगे, होगा राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम कैसा है, राइबोसोम है आपका नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, करेक्ट। तो अब आपको क्या समझ में आया कि अगर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है तो होना चाहिए इसको प्रोकैरियोटिक में, बट राइबोसोम आपका प्रोकैरियोट्स में भी होगा, साथ ही साथ आपका यूकैरियोटिक में भी होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि दो ऑर्गेनेल्स आप ऐसे पढ़ोगे जहां पे आपको थोड़ा घाचा माचा देखने को मिलेगा। आप बोल सकते हैं कि ठीक है एक्सेप्शन है, आप नॉर्मल याद रखो कि एक्सेप्शन है कि जो राइबोसोम है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, लेकिन तब भी यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में भी होता है, मतलब दोनों जगह है। और एक आप आगे पढ़ोगे सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम जिसके अंदर दो सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल आपको देखने को मिलेगा जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। ये होता है आपका एनिमल सेल में, ये आपका एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल में, और सेल डिवीजन में हेल्प करता है, और ये भी आपका नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। बट ये प्लांट्स में नहीं, इसको आप ये नहीं बोल सकते कि ये आपका यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, नहीं, ये यूकैरियोटिक सेल में जो सेंट्रोसोम है ये सिर्फ आपका एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक में नहीं बोलोगे क्योंकि यूकैरियोट्स में आप सारे आ जाते हैं, फंगस आ जाएगा, प्रोटिस्ट आ जाएगा, प्लांटी आ जाएगा, एनिमल आ जाएगा। तो जो सेंट्रोसोम होता है वो सिर्फ एनिमल्स के अंदर होता है और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड दो है, राइबोसोम प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में होगा, सेंट्रोसोम सिर्फ आपका एनिमल सेल्स के अंदर है, ठीक है। इतना सा समझ में आ गया, कहां पहुंचे थे, देखो सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई और कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल, जहां पे भी मेम्ब्रेन, अच्छा यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस की बात की गई थी कि देखो जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, बाहर आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, करेक्ट। तो अगर बाहर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है तो मतलब यूकैरियोट्स है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, ठीक है। लेकिन जो आपका प्रोकैरियोट्स होता है उसमें बाहर उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कवर्ड नहीं होता है, नेकेड होता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है, इसलिए बोला जाता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इसमें प्रिमिटिव, प्रो मतलब प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है और वेल डेवलप्ड नहीं होता है। ये सारी चीज आती है आपकी यूकैरियोट्स के अंदर। तो जो सेल्स होती हैं जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है उसको बोला जाता है यूकैरियोटिक, और जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है उसको बोला जाता है प्रोकैरियोटिक, ठीक है। इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म, मतलब आपकी यूकैरियोटिक सेल हो या आपकी प्रोकैरियोटिक सेल हो, दोनों के अंदर आपको इस तरीके का साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। और ये साइटोप्लाज्म में क्या होता है, सारी सेलुलर एक्टिविटी, सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन, सब कुछ आपकी इसी साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे हैं। तो चाहे आपका यूकैरियोटिक सेल हो चाहे आपका प्रोकैरियोटिक सेल हो, दोनों में प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर ये पूछ ले कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस कहां प्रेजेंट है, यू या प्रो, तो जवाब आएगा यूकैरियोट्स में आपका वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई और कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स, जहां पे नहीं प्रेजेंट है उसको प्रोकैरियोटिक सेल बोल दिया जाएगा। बट यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो, दोनों में आपका सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जिसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है दोनों में प्रेजेंट होता है, सेल का वॉल्यूम बनाता है। और जो साइटोप्लाज्म है वो क्या करता है, साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। और ये याद रखिएगा, ये नीट का क्वेश्चन था, ठीक है। वेरियस केमिकल रिएक्शंस आपके इसी में साइटोप्लाज्म में चलते रहते हैं जो कि आपके सेल को लिविंग स्टेट में रखते हैं। हम लोगों ने क्या देखा था कि जब वायरस देखा था, वायरस के अंदर साइटोप्लाज्म ही नहीं था, जब साइटोप्लाज्म ही नहीं है तो अंदर सारे काम फंक्शंस चल ही नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से सेल को लिविंग ना बोल करके नॉन लिविंग बोला गया था। लेकिन जब होस्ट साइटोप्लाज्म में एंटर किया था तो उस टाइम पे तो सारे फंक्शंस चलने लगे थे, तो उस टाइम पे आपका जो वायरस था वो नॉन लिविंग था। वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि जो वेरियस केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सेल के अंदर इसी साइटोप्लाज्म में चलते रहते हैं जो कि सेल को लिविंग स्टेट में रखते हैं, करेक्ट। अब नेक्स्ट आता है इसके बाद आपका कि बिसाइड द न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। मैंने बोला ना कि एक तो जो आपका यूकैरियोट है उसमें सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आएंगे, प्रोकैरियोट्स में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, करेक्ट। तो जो आपका यूकैरियोटिक है इसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कहां गया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, ठीक है। ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, सारी हम लोग पढ़ेंगे कहां पे, यूकैरियोटिक सेल में। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं।
प्रोकैरियोट्स में नॉन मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते। देखो अगर आपको कोई भी ऐसी चीज रही हो ना जो कि आपको लगा कि दीदी आपने बहुत एक्स्ट्रा समझा दिया, नहीं समझाने की जरूरत थी, थोड़ा फास्ट चलो, थोड़ा स्लो चलो। देखो आज मैं फर्स्ट टाइम इस तरीके से एनसीईआरटी डिटेल में पढ़ा रही हूँ। मैं पहले भी मैंने पढ़ाया है, लेकिन एग्जाम आने वाला था फटाफट कर दिया था। तो कोई भी अगर आपको चेंज कराना है कि थोड़ा फास्ट पढ़ाओ, थोड़ा स्लो पढ़ाओ, या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी XYZ थॉट आपके दिमाग में है जिसको मैं इंप्रूव कर सकती हूँ पर्सनली, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना ये वाली चीज है जिसको आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, जेन्युइन, ओके, बुराई करने मत बैठ जाना मेरी। ठीक है, क्या आया कि यूकैरियोटिक सेल के पास कई सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि ER, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, मैक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स। बट जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। बट राइबोसोम जो है आपका, राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, लेकिन सारी सेल्स में प्रेजेंट होता है, चाहे यूकैरियोट हो या आपकी प्रोकैरियोटिक सेल हो। ठीक है, अब बात की जाती है कि राइबोसोम कहां कहां प्रेजेंट होता है। तो राइबोसोम एक तो आपका सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म में एक तो आपका राइबोसोम प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। उसके साथ साथ और जगह क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। अगर प्लांट्स की बात करोगे तो देखो, अगर क्वेश्चन में प्लांट दिया तो ही क्लोरोप्लास्ट पर टिक करना। मान लो अगर क्वेश्चन में दिया गया कि एनिमल सेल में कहां कहां पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है, बट स्टिल आपके ऑप्शन में से एक जगह क्लोरोप्लास्ट दिया गया है, तो उसको मार्क मत करके चले आना, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो आपका सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है। कहां पे है, और माइटोकॉन्ड्रिया में है और रफ ईआर पे है। कहां देखा हम लोगों ने देखा साइटोप्लाज्म में आपका है राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट पे है, माइटोकॉन्ड्रिया में है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है। करेक्ट, तो टोटल हम लोगों ने बहुत सारी जगह देख लिया। याद रखिएगा कहां होता है राइबोसोम। उसके बाद यहां पे लिखा गया है कि जो एनिमल सेल्स होता है, एनिमल सेल के पास एक अदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। याद रखना क्या लिखा गया, एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड सेंट्रोसोम विच हेल्प इन सेल डिविजन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आती है कि जो सेल्स होती हैं उनका साइज, शेप में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और डिफरेंस क्यों मिलता है, जिस हिसाब से उनका फंक्शन है उस हिसाब से उनका शेप होता है। ठीक है, नर्व सेल पढ़ोगे, ब्रांच्ड है, क्यों है, क्योंकि उस हिसाब से उसका फंक्शन है। मेसोफिल सेल देखोगे, इलोंगेटेड है, क्यों, क्योंकि उसका फंक्शन वैसा है। RBC बाइकॉनकेव है, उस हिसाब से उसका फंक्शन है। WBC इरेगुलर शेप की है, तो उस हिसाब से उसका फंक्शन है। तो फंक्शंस में जो सेल के शेप में डिफरेंस है, उसका रीजन ये है कि हर सेल अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से उसका अलग अलग शेप है, जिसके हिसाब से आप अलग अलग शेप देखते हो। जो सबसे छोटी सेल होती है माइकोप्लाज्मा सेल, यहां से याद रखिएगा कि किस सेल का क्या दिया गया है। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल होती है, और उसके अगर साइज की बात करोगे तो जो उसका साइज होता है 1 मिनट 0.3 म्यूएम। करेक्ट, माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल आर द 0.3 म्यूएम इन लेंथ, व्हाइल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 म्यूएम। ठीक है, द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, एमंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन आरबीसी जिसका होता है, ह्यूमन आरबीसी का होता है 0.7, कितना है ह्यूमन आरबीसी का, क्या 0.7 म्यूएम इन डायमीटर। नर्व सेल ब्रांच्ड होती है, लॉन्गेस्ट सेल है। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, दे मे हैव, ये शेप याद रखिएगा एप्पल के लिए, डिस्क लाइक हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, कॉलमनर हो सकती है, क्यूबॉइड हो सकती है, थ्रेड लाइक हो सकती है, या फिर इरेगुलर शेप की भी हो सकती है। जिस हिसाब से उनका फंक्शन होता है उस हिसाब से उनका शेप होता है। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात देख लो की आरबीसी राउंड है, बाइकॉनकेव है। WBC अमीबॉइड है, कॉलमनर एपिथेलियम लॉन्ग एंड नैरो है। नर्व सेल ब्रांच्ड एंड लॉन्ग है, ट्रैकिड इलोंगेटेड है। मेसोफिल सेल आपका राउंड एंड ओवल है। लार्जेस्ट सेल, सबसे जो बड़ी सेल है वो है आपका ऑस्ट्रिच का एग। लॉन्गेस्ट सेल, कौन सी सेल सबसे लंबी है, वो होती है आपकी नर्व सेल। नर्व सेल कैसी है आपकी, ब्रांच्ड है। मेसोफिल सेल कैसी है, फटाफट से मेरे साथ बोलो, जो आपकी आरबीसी है वो कैसी है। आरबीसी आपकी राउंड एंड बाइकॉनकेव। WBC कैसी है, इरेगुलर शेप की है। और कौन सा था, कॉलमनर एपिथेलियम कैसी है, लॉन्ग एंड नैरो। नर्व सेल कैसी है, ब्रांच्ड है। ट्रैकिड कैसी है, इलोंगेटेड है। और इसके बाद आता है आपका मेसोफिल कैसा है, मेसोफिल आपका राउंड एंड ओवल शेप का है। करेक्ट, अब बात आएगी आपकी प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती है, क्या होता है। बेसिक सी चीज आप समझो कि जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल होती है, जो
जो प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा वो कौन कौन सी चीज थी, बेसिक चीज से बता दो कि प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं था, साथ ही साथ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट थे, राइबोसोम प्रेजेंट था, साइटोप्लाज्म में होगा ही होगा, चाहे प्रो हो चाहे यूकैरियोट्स थे। ये बेसिक सी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। अब यहां से देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है रिप्रेजेंटेड बाय प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या आता है। देखो, जब हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अगर आपने जिंदगी में कभी भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो भी चिल रहो, आगे पढ़ लोगे, टाइम बहुत बचा हुआ है। अदरवाइज मैं आपको बता दूं कि जब आर.एच. व्हिटेकर ने अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था तो उन्होंने 5 किंगडम्स को लिए थे। वो 5 किंगडम कौन कौन से थे? वो था आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, पंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। ठीक है, ये टोटल उन्होंने 5 किंगडम लिए थे। करेक्ट। तो जो सिर्फ मोनेरा था, यही था आपका, सिर्फ आपका मोनेरा ही ऐसा था जो कि आपका प्रोकैरियोट था, और बाकी जितने भी चारों बचे थे ये आपके कैसे थे? ये थे आपके यूकैरियोट। करेक्ट, सारे आपके यूकैरियोट थे, सिर्फ मोनेरन्स थे ऐसे जो कि आपके प्रोकैरियोट में आते हैं। मोनेरन्स में हम लोग बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल किसके द्वारा रिप्रेजेंट किए जाएंगे? वो किए जाएंगे किससे? आपके बैक्टीरिया से। किससे? पीपीएलओ, ब्लू ग्रीन एल्गी से, माइकोप्लाज्मा से, पीपीएलओ से। ये सारी चीजें आएंगी आपके प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। अब प्रोकैरियोटिक सेल है, साइज उसकी छोटी होगी, साइज छोटी होगी तो जल्दी जल्दी डिवाइड करेगा। अब जो यूकैरियोटिक सेल है उसकी साइज बड़ी होती है इन कंपैरिजन प्रोकैरियोटिक सेल। जब बड़ी साइज है तो डिवीजन करने में टाइम लेगा। ठीक है, लेकिन जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है साइज में छोटी होने की वजह से, स्मॉलर साइज होता है इनका, जिसकी वजह से मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। द 4 बेसिक, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें कई सारे साइज आपको देखने को मिलते हैं, जो 4 बेसिक मेन टाइप के साइज होते हैं, जैसे जो कि आप लोग आई थिंक बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, बैसिलस, कोकस, विब्रियो एंड स्पाइरोलम। ठीक है, इसको याद रखिएगा, मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। बैसिलस का कैसा शेप है? रॉड लाइक। कोकस का कैसा है? स्फेरिकल। विब्रियो का कैसा है? कॉमन शेप। स्पाइरोलम का कैसा है? स्पाइरल। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। मैं आपको दिखा दूं, देखो जो 4 बेसिक शेप्स थे बैक्टीरिया के वो यही है, कोकस, बैसिलस, स्पाइरुला और विब्रियो। देखो, अगर ये नोट्स आपको चाहिए ना तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैंने नोट्स प्रोवाइड किया है, और आगे जितना भी हम लोग करेंगे ना पूरा चैप्टर, हर एक चैप्टर का नोट्स आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो कोकस का स्फेरिकल शेप है, ये देखो गोली 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 दिख रहा है। बैसिलस का रॉड शेप, हालांकि आपके हिसाब से रॉड ऐसा लेन, ठीक है ना, इसको भी रॉड शेप मान लो। ठीक है, बैसिलस रॉड शेप। स्पाइरलम कैसा है? स्पाइरल शेप, इस तरीके का। करेक्ट। विब्रियो कॉमा, हम लोग कॉमा इसी तरीके से बनाते हैं, विब्रियम कॉमा शेप्ड का है। यही 4 मेन बेसिक शेप्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के, सॉरी बैक्टीरिया के। ठीक है, 4 बेसिक शेप्स होते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन तो प्रोकैरियोटिक सेल इज इन वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। ये तो ऐसे ही है। ऑल प्रोकैरियोटिक सेल हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। सारे प्रोकैरियोटिक सेल के बाहर सेल वॉल होती है एक्सेप्ट अच्छा, जब मैंने आगे एक जगह कहीं बोला था, मैंने बैक्टीरिया का मेंशन किया था, पता नहीं मैंने बोला था या नहीं बोला था। तो सेल वॉल प्लांट्स के, आई थिंक नहीं बोला था ये बात। मैं इतना गलत कैसे बोल सकता है कोई कि सेल वॉल बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है? नहीं, एनिमल्स में करेक्ट, एनिमल्स में वहां भी मैंने मेंशन किया रहा होगा कि जो सेल वॉल है वो एनिमल्स में नहीं प्रेजेंट होता। करेक्ट। हाँ, तो देखो जो बैक्टीरिया है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में बाहर सेल वॉल होगी एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा सेल वॉल के बिना रहता है। ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखना कि प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। जैसे बाहर सेल वॉल के बाहर आपका सेल मेम्ब्रेन होगा, सॉरी अंदर सेल मेम्ब्रेन है, बाहर आपका सेल वॉल होगा। लेकिन जो माइकोप्लाज्मा है उसमें बाहर सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, ये यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट हो, दोनों में प्रेजेंट होगा। कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नेकेड होता है। इसको आप यहां से देख लो, प्रोकैरियोटिक सेल आप यहां से देख लो, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो ये है आपका, देखो अभी ये लेयर छोड़ दो, लेयर अभी आपको बाद में बताया जाएगा। ठीक है, देखो ये है आपका साइटोप्लाज्म के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल दिख रहा है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल दिख रहा है। जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है? इसको बोला जाता है न्यूक्लियस, नहीं बोला जाता, न्यूक्लियोइड बोला जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोइड बोला जाता है क्योंकि कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। न्यूक्लियोइड होता है, नेकेड डीएनए होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, हिस्टोन प्रोटीन से कवर्ड नहीं होता है। कुछ जगह पे आपको नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए देखने को मिलते हैं। ठीक है, मतलब ये देखो कैसा है, नेकेड है,
कौन सी जगह पे है? बोला जाता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है? नहीं, अब्सेंट है। हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है? नहीं, अब्सेंट है। जीनोमिक डीएनए इसको बोला जाता है, या क्रोमोसोमल डीएनए बोला जाता है, या सर्कुलर डीएनए है। लीनियर डीएनए नहीं होता है, कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए। कहां प्रेजेंट है आपका? सर्कुलर डीएनए आपका प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। तो ये है एक जेनेटिक मटेरियल। इसी के बगल में यहाँ पे एक प्लाज्मिड होता है जो कि साइज में स्मॉल होता है, प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड आप पूरा पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में। प्लाज्मिड कैसा है देखो, इसके बाहर है, तो ये था क्रोमोसोमल डीएनए। अब इसके अलावा है तो हो जाएगा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, इसके अलावा है तो बोला जाएगा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। एक्स्ट्रा है ना, इसलिए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए बोला जाता है। साइज में थोड़ा छोटा होगा, स्मॉल और सर्कुलर डीएनए होता है, स्मॉल सर्कुलर होता है, इसी को प्लाज्मिड बोला जाता है। कुछ फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को, जैसा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। आप फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो, बाकी पूरा डिटेल में आप पढ़ोगे कहां पे पढ़ोगे? बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में। देखो, द जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नेकेड। जेनेटिक मटेरियल नेकेड होता है, कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता है। और साथ ही साथ जीनोमिक डीएनए, देखो जो जीनोमिक डीएनए था उसके अलावा एक जीनोमिक डीएनए का यहाँ पे देख लो, सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए होता है। लीनियर डीएनए नहीं होता है, याद रखिएगा, सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, मतलब इस तरीके से, कुछ इस तरीके से डीएनए होता है ना। लीनियर डीएनए तो ये वाला, ठीक है ना। तो कैसा है? सिंगल क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है। और इसके अलावा जीनोमिक डीएनए के अलावा बैक्टीरिया सेल के पास एक अलग से होता है मिनी बैक्टीरिया सेल। बहुत सारे बैक्टीरिया सेल्स हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, जिसको बोला जाता है प्लाज्मिड। ठीक है, जिसको प्लाज्मिड डीएनए बोला जाता है, जो कि कुछ फिनोटिपिक कैरेक्टर्स प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया के अंदर। जिसके अंदर अगर प्लाज्मिड पाया जाएगा उसको वो कुछ फिनोटिपिक कैरेक्टर्स प्रोवाइड करता है। फिनोटिपिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं ये सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बायोटेक में। फिलहाल के लिए इतना याद रख लो कि उस फिनोटिपिक कैरेक्टर्स में से एक का इन्होंने मेंशन किया कि जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। तो क्या देखा हम लोगों ने कि जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल था उसके पास खुद का एक जीनोमिक डीएनए था। ठीक है, जीनोमिक डीएनए था जो कि नेकेड था, हिस्टोन प्रोटीन नहीं प्रेजेंट थी, और उसको बोला जा रहा था सर्कुलर डीएनए। ठीक है, सर्कुलर डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए, करेक्ट। लेकिन उस डीएनए के अलावा एक एक्स्ट्रा डीएनए था, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए था, है ना, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए था, जिसको बोला जाता प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड बहुत सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हर एक बैक्टीरिया के अंदर हो। और यही प्लाज्मिड जिन बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होगा उसको कुछ पर्टिकुलर फिनोटिपिक कैरेक्टर्स प्रोवाइड करेगा, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। बहुत सारा डीप में इसके अंदर मत जाना, जितना लिखा है सिर्फ उतना ही पढ़ना। ये मत सोचना कि अगर अभी मैं नहीं पढ़ा रही तो इसका कोई और रीजन है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, फिर ऐसा। अभी इतने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ अभी आप इतना ही पढ़ लो, इतना ही काफी है। इसके बाद बात आती है, कहाँ चला गया? डीएनए यूज्ड टू मॉनिटर। ये हो गया। नो ऑर्गेनेल्स लाइक द वंस इन। कोई भी ऐसा ऑर्गेनेल नहीं होता जो कि प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में आपका प्रेजेंट हो, लेकिन आपका प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट हो। सिर्फ राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसा था जो कि नॉन मेम्ब्रेन था, बट यू एंड प्रो दोनों में पाया जा रहा था। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग इन यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। अभी आप आगे देखोगी जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें इंक्लूजन बॉडी मिल रहा है, उसमें आपको राइबोसोम मिल रहा है, बहुत सारी चीज आपको देखने को मिलेगी। मीसोसोम देखोगे, क्रोमैटोपोर देखोगे, ये सारी चीजें हम लोग अभी आगे देखेंगे। स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीसोसोम is the characteristic of prokaryotes. ठीक है, they the essential infoldings of the cell membrane. मोटा सा आप इतना देख लो कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनेल नहीं होता जो कि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है और प्रोकैरियोट में नहीं प्रेजेंट है, एक्सेप्ट राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल के पास इंक्लूजन बॉडी होता है, जो कि भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और मीसोसोम क्या है ये भी हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं, करेक्ट। फिलहाल मीसोसोम क्या होता है? इनफोल्डिंग होती है सेल मेम्ब्रेन की, और सेम आपकी सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग अभी आप आगे देखोगे क्रोमैटोपोर होता है, करेक्ट। एक है आपका मीसोसोम, यहाँ पे सिर्फ मीसोसोम मेंशन किया है, ये क्रोमैटोपोर है। ठीक है, तो चलो इसके आगे का देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। ठीक है, सेल एनवेलप मतलब कितनी कवरिंग है, टोटल मिलकर के क्या बना रहा है ना। तो यहाँ पे देखो टोटल, देखो यार अभी इसको मैं समझा दूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको देख लो। देखो इस तरीके की 3 लेयर होती है। प्रोकैरियोटिक सेल आप पढ़ोगे ना तो उसमें इस तरीके की 3 लेयर आपको देखने को मिलेगी। जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है आपका ग्लाइकोकैलिक्स, जिसको आउटर मोस्ट बोला जाता है। जो बीच की है ग्लाइकोकैलिक्स के बाद उसको बोला जाता है स्लैश सेल वॉल, और जो इनर वाली है उसको बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर वाली ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल, इनर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, करेक्ट। तो जो ग्लाइकोकैलिक्स है, जो बाहर वाली ग्लाइकोकैलिक्स है वो आउटर मोस्ट है, प्रोटेक्शन। अब देखो तीनों सेल है, ये है, ये है, ये है। आपको क्या दिख रहा है? आपको डिस्टेंस दिख रही है, बट ये दूर दूर नहीं होते हैं, टाइटली अटैच्ड होते हैं। जो सेल एनवेलप है
देखो जो सेल इन्वेलप है, सेल इन्वेलप सिस्टम, अभी हम लोग वापस एनसीईआरटी पढ़ेंगे, लेकिन जैसे कुछ चीजें होती है ना लिख के ही समझ में आती हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। जो सेल इन्वेलप सिस्टम है कॉम्प्लेक्स टाइप का है, क्यों है अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। 3 लेयर होती है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, टाइटली बाउंडेड होते हैं। आपको दिखेगा सिर्फ कि मैंने डिस्टेंस बनाया है, दूरी बनाई है, ताकि सिर्फ आपको समझाने के लिए, अदरवाइज बहुत ही ज्यादा टाइटली बाउंडेड होते हैं और आपस में मिलकर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सिंपली उन लोग का अलग अलग फंक्शन है, लेकिन अगर वो आपस में मिले तो एक सेल एनवेलप की तरह जब काम करते हैं, क्योंकि सेल एनवेलप सिस्टम है तो वो सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो आउटर मोस्ट आपका ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स कैसा है, आउटर मोस्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। बट जो ग्लाइकोकैलिक्स है अलग अलग बैक्टीरिया में उसका डिफरेंशिएशन, उसका कंपोजिशन और उसकी थिकनेस अलग अलग होती है। मतलब जिस हिसाब से उसको खुद को प्रोटेक्ट करना होगा उस हिसाब से उसका ग्लाइकोकैलिक्स होगा। अगर बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, ठीक है, तो उस टाइम पे कई बार आपका ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल के फॉर्म में होगा जब वो टफ होगा, और कई बार लूज होगा स्लाइम लेयर के फॉर्म में। ग्लाइकोकैलिक्स 2 फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, या तो कैप्सूल के फॉर्म में या तो स्लाइम लेयर के फॉर्म में। कैप्सूल है दैट मींस टफ है, स्लाइम लेयर है दैट मींस लूज है। उसके बाद आएगा आपका सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट्स की सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन जो बैक्टीरिया की बात करोगे वहां पे होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। मेंटेन करती है सेल के शेप को, स्ट्रक्चर बनाएगी, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और साथ ही साथ क्या करती है, उसको ब्रस्ट होने से, कोलैप्स होने से सेल को प्रोटेक्ट करती है। कौन करती है, आपको सेल वॉल। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, फटाफट से मेरे साथ बोलो। सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है, सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। उसको अगर स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करे मतलब गिरने से, ढहने से, ब्रस्ट होने से बचाएगी ना, तो अगर आपको ये लाइन पता है तो ये लाइन अपने आप पता चल जाएगी। और ये जग जाहिर है कि सेल वॉल सेल शेप मेंटेन करती है, सेल के शेप को। ये बात हो गई दूसरी मेम्ब्रेन की। अब बात आएगी जो इनर मोस्ट है। इनर मोस्ट है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, जैसे यूकैरियोटिक की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी वैसी प्रोकैरियोटिक की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ पे हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, जब अपन अभी इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे ना, वहां पे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसे यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेम प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। फॉस्फोलिपिड की पाई लेयर होती है और सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। ये है आपका, देखो, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन। अब पढ़ लेते हैं। देखो अब अभी आपको समझ में आएगा। देखो, most prokaryotic cell, particularly the bacterial cell, have a chemically complex envelope. कैसा envelope है, chemically complex cell envelope. The cell envelope consists of a tightly bounded 3-layered structure. outermost glycocalyx होता है, उसके बाद cell wall होता है, उसके बाद होता है आपका plasma membrane। करेक्ट, 3 glycocalyx, cell wall, cell membrane. Although each layer of the envelope, सारे layers आपस में मिल करके एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करते हैं। ये बात रही। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ और ही जोड़ दिया है कि बैक्टीरिया को 2 क्लास में क्लासिफाई किया जाता है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। साइंटिस्ट का नाम था ग्राम। तो जो बैक्टीरिया ग्राम स्ट्रेन को ले लिए थे उसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा गया, जो स्ट्रेन को नहीं लिए उसको ग्राम नेगेटिव बोला गया। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना पढ़ो, ठीक है। देखो, बैक्टीरिया कैन बी classified into 2 groups on the basis of difference in the cell envelope about the manner in which they respond to the staining procedure। जिस हिसाब से बैक्टीरिया स्टेनिंग प्रोसीजर को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उस हिसाब से उनको कैटेगराइज किया गया था, कुछ ग्राम पॉजिटिव, कुछ ग्राम नेगेटिव। जो कि स्ट्रेन को ले रहे हैं उनको ग्राम पॉजिटिव बोला जा रहा है, जो नहीं ले पाएंगे उनको ग्राम नेगेटिव बोला जाएगा। अब देखो, जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ग्लाइकोकैलिक्स डिफर करता है कंपोजिशन एंड थिकनेस में सारे बैक्टीरिया के अंदर, जो कि मैंने आपको बताया था। अगर लूज शीथ के फॉर्म में देखने को मिल रहा है तो स्लाइम लेयर बोला जाएगा, और अगर थिक है, टफ है, तो उसको कैप्सूल बोला जाता है। सेल वॉल, सेल वॉल क्या करती है, सेल के शेप को बना रही है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, और अगर स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है मतलब उसको ब्रस्ट और कोलैप्स होने से बैक्टीरिया को बचाएगी। करेक्ट। इनर मोस्ट कौन सी थी, इनर मोस्ट लेयर थी आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरैक्ट करेगी, और साथ ही साथ इसका जो मेम्ब्रेन का सिमिलर स्ट्रक्चर होता है जैसे कि आपका यूकैरियोट है। यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों आपकी सेम होगी। इसके बाद आता है कि स्पेशल ये देखो, ये देखो सेम सेल है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो, सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल है, दोनों में मैंने प्रोकैरियोटिक सेल ही बनाया है। देखो, ये जो आपको ये दिख रहा है ना, यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है, ये है आपका मेसोसोम। एक्सटेंशन कहाँ का, सेल मेम्ब्रेन का दिख रहा है ना। और यहीं पे ये जो आपको दिख रहा है ये है क्रोमैटोपोर, ये भी सेल मेम्ब्रेन से ही आपको दिख रहा है। करेक्ट। तो अब देखो, जो आपका मेसोसोम होता है ये इनफोल्डिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। मेसोसोम क्या है, मेसोसोम क्या है, इनफोल्डिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब ऐसे था तो क्या दिक्कत थी, हमें इसको ऐसे ऐसे करने की क्या जरूरत पड़ गई। देखो, जब ऐसे था तो सरफेस एरिया कम था, लेकिन जब इसको घुमा दिया गया तो ऑब्वियस है ना कि सरफेस एरिया ज्यादा हो गया। अब सरफेस एरिया ज्यादा क्यों करना पड़ा,
तो जब ऐसे ऐसे है तो यहाँ पे देखो मेम्ब्रेन है, एंजाइम प्रेजेंट होगा, यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट होगा, करेक्ट। लेकिन जब हमने इसका सरफेस एरिया इस तरीके से बढ़ा दिया तो यहाँ पे भी एंजाइम होगा, 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 यहाँ पे भी, हर जगह एंजाइम ही एंजाइम। मतलब सरफेस एरिया इसलिए बढ़ाया गया जिससे कि एंजाइमेटिक कंटेंट को बढ़ाया जा सके। अब एंजाइम ज्यादा होंगे उस हिसाब से सेल बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं, सिंपल सी बात है। तो जो मेसोसोम है वो इनफोल्डिंग होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और इनफोल्डिंग बनाई क्यों गई, जिससे कि सरफेस एरिया को इंक्रीज किया जा सके, और जब सरफेस एरिया बढ़ा तो मतलब एंजाइमेटिक कंटेंट भी बढ़ गया। और जो मेसोसोम होता है 3 फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, कई बार आपको ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में दिखेगा इस तरीके से, कई बार वेसिकल्स के फॉर्म में, कई बार लैमेली के फॉर्म में देखने को मिलता है। फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेसोसोम का फंक्शन रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन डॉटर सेल्स उसमें भी हेल्प करता है, और साथ साथ सिक्रीशन में, कहां कहां, रेस्पिरेशन, सिक्रीशन, सेल वॉल फॉर्मेशन और डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द डॉटर सेल, इतने में आपका मेसोसोम हेल्प करता है। तो चलो बुक से पढ़ लेते हैं। देखो स्पेशलाइज, देखो जहां पे मुझे नीट लगेगा ना आपको नोट से दिखाने की जरूरत है, वहां पे मैं आपको नोट से दिखा दूंगी, ठीक है। स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मेसोसोम। स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है मेसोसोम, जिसको मेसोसोम बोला जाता है। 3 कलर लेते हैं, ठीक है। मेसोसोम बोला जाता है विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, एक्सटेंशन होता है। दीज एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेली, ठीक है। किस किस चीज में हेल्प कर रहा है? हेल्प कर रहा है वो आपका सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। लास्ट में लिखा होगा, ये देखो सेल वॉल, करेक्ट। सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू द डॉटर सेल्स, और साथ ही साथ रेस्पिरेशन, सिक्रीशन प्रोसेस में भी आपका हेल्प करता है। और इसकी वजह से क्या होता है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से एंजाइमेटिक कंटेंट भी बढ़ जाता है। कुछ प्रोकैरियोट्स के अंदर लाइक साइनोबैक्टीरिया कुछ अलग तरीके का आपको एक्सटेंशन देखने को मिलता है। जैसे साइनोबैक्टीरिया उसमें आपको अलग एक्सटेंशन देखने को मिलता है जिसको बोला जाता है क्रोमैटोपोर, क्रोमैटोपोर जिसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, ठीक है, ये हो गया आपका मेसोसोम, ये है आपका मेसोसोम, ये है आपका क्रोमैटोपोर, ठीक है। ये है आपका क्रोमैटोपोर। क्रोमैटोपोर क्या सारे बैक्टीरिया में होगा? नहीं, क्रोमैटोपोर सिर्फ आपके उस बैक्टीरिया में होता है जिसके पास आपके कुछ प्रोकैरियोट्स में होता है। वो कौन से प्रोकैरियोट्स है? ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। सिर्फ क्रोमैटोपोर आपके ब्लू ग्रीन एल्गी में ही होगा, बट मेसोसोम जहां पे एंजाइमेटिक कंटेंट की जरूरत होती है वहां पे आपको मेसोसोम देखने को मिलेगा। तो क्रोमैटोपोर एक्सटेंशन है सेल मेम्ब्रेन का, पिगमेंट कंटेन करते हैं, और जहां पे भी आपको पिगमेंट दिख जाएगा तो समझ लेना फोटोसिंथेसिस करानी है, ठीक है। तो समझ जाओ कि प्रोकैरियोटिक सेल है, सेल मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है, क्रोमैटोपोर बोला जाता है, सारे बैक्टीरिया में नहीं प्रेजेंट होता है, सिर्फ ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। पिगमेंट होते हैं उसके अंदर, मतलब फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा होगा। अब देखो बैक्टीरिया सेल, कोई भी चीज अगर मोटाइल है, बैक्टीरिया सेल मोटाइल है तो मतलब फ्लैजिला होगा, मोटाइल नहीं है तो मतलब फ्लैजिला नहीं होगा, ठीक है। अब देखो अगर फ्लैजिला को अगर आपको समझाया जाए तो समझ लो इस तरीके से कुछ फ्लैजिला होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। फ्लैजिला के 3 पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडी, ये ग्रीन वाला पार्ट बेसल बॉडी है, रेड वाला पिंक वाला हुक है, ठीक है, पिंक वाला हुक है, और ये जो स्काई ब्लू कलर का जा रहा है ये है आपका फिलामेंट। ये है बेसल बॉडी, ये है हुक, और ये है आपका फिलामेंट। तीनों पार्ट मिल करके आपके बनाते हैं फ्लैजिला। इतना समझ में आ गया। फ्लैजिला थिन होता है, एक्सटेंशन है सेल वॉल का, वेरी करता है नंबर्स में और अरेंजमेंट में। कई बार आपको फ्लैजिला 1 देखने को मिलेगा, कई सेल्स में आपको फ्लैजिला 2 देखने को मिलेगा, कई सेल्स में आपको फ्लैजिला 3 देखने को मिलेगा। ऐसे तरीके से आपको अलग अलग नंबर्स में देखने को मिलता है। तो पढ़ लेते हैं एक बार कि बैक्टीरियल सेल्स में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। इफ मोटाइल दे हैव ए थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल, जिसको फ्लैजिला बोला जाता है। एक पतला फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है जो कि सेल वॉल से देखने को मिलता है, इसलिए उसको फ्लैजिला बोला जाता है। अब आपका सवाल आएगा वो तो निकला सेल मेम्ब्रेन से था, नहीं, मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है कि सेल वॉल का एक्सटेंशन है वो 3 पार्ट से। कौन कौन से? फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। हुक क्या है? हुक क्या है? हुक क्या है? हुक कवर करता है, हुक मर्ज कर रहा है, फिलामेंट को बेसल बॉडी से कनेक्ट कौन करता है? करता है हुक। ये बात समझ में आ गई। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम द सेल वॉल, सेल सरफेस फ्रॉम द आउटसाइड। फिलामेंट सबसे बड़ा स्ट्रक्चर था जो कि सेल के बाहर निकलता है। फ्लैजिला के अलावा 2 सरफेस स्ट्रक्चर आपको और देखने को मिलेंगे, पिलाई एंड फिम्बरी। सेल है, सेल में इस तरीके से कुछ पिलाई देखने को मिलेगा और कुछ इस तरीके से छोटे छोटे फिम्बरी देखने को मिलेंगे। तो यहां से आपको क्या समझ में आएगी? जो पिलाई है कम नंबर में है, लंबे हैं, लेकिन जो फिम्बरी है छोटे हैं लेकिन बहुत ज्यादा नंबर में है। सिंपल सी चीज है, जो पिलाई के अलावा, फ्लैजिला के अलावा पिलाई और फिम्बरी भी होता है जो कि सरफेस स्ट्रक्चर है, कोई प्ले नहीं होता है, इनका कोई रोल प्ले नहीं करते मोटिलिटी में। पिलाई क्या होता है? इलोंगेटेड ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पेशल प्रोटीन का बना होता है। फिम्बरी स्मॉल बिसल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे ब्रश के जैसे नहीं होते, बहुत ढेर सारे उस तरीके का होता है। और
इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प अटैच टू द बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया को किसी भी सबस्टेशन से, पोस्ट से या फिर रॉक से लगाने में आपका फिमरी हेल्प करता है। आप यहां से समझ लो, आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो देखो ये है ठीक, सरफेस स्ट्रक्चर है पिलाई फिमरी दोनों। जो नंबर में कम है, पिंक वाला नंबर में कम है, क्या होगा पिलाई। येलो वाला नंबर में बहुत ज्यादा है और छोटा है, क्या है फिमरी। इतनी मोटी मोटी बात क्या देखा, एक तो नंबर में 1 to 6 है और फिमरी कितना है, फिमरी कई सारा दिख रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि फिमरी आपके बहुत ज्यादा नंबर्स पर रहेंगे, अप टू 300 होता है। ठीक है, पिलाई कैसा दिख रहा है, पिलाई लॉन्ग है, ठीक है, पिलाई लंबा होता है। फिमरी कैसा है, स्मॉल होता है, ब्रिसल लाइक उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे ब्रश के ऊपर के होते हैं ना, आप लोग टूथ ब्रश करते हो, ठीक, छोटे छोटे ऐसे निकले होते हैं ना, उसी को बोला जाता है ब्रिसल। ठीक है, तो स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इलोंगेटेड ट्यूबुलर होता है, जो पिलाई है आपका इलोंगेटेड ट्यूबुलर है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, मन करे तो पढ़ लो, मन करे तो मत पढ़ो। मैं आपको बता देती हूँ, जो पिलाई होता है ये कॉन्जुगेशन ट्यूब हेल्प बनाने में हेल्प करता है। और कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाई क्यों जाती है, एक बैक्टीरिया का डीएनए कंटेंट उसको दूसरे में ट्रांसफर जब किया जाता है तब कॉन्जुगेशन ट्यूब की जरूरत पड़ती है, और वो बनाने में कौन हेल्प करता है, आपका पिलाई। फिमरी क्या करता है, फिमरी बैक्टीरिया को सबस्ट्रेटम से अटैच होने में मदद करता है। सबस्ट्रेटम आपका रॉक हो सकता है या फिर आपका होस्ट टिश्यू भी हो सकता है, यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि पिलाई और फिमरी दोनों सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं, दोनों में से किसी का रोल मोटिलिटी में नहीं होता है। मूवमेंट सिर्फ आपका फ्लैजिला कराएगा, ना आपका पिलाई कराएगा ना आपका फिमरी कराएगा। ठीक, और पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। फिमरी स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल्स के बाहर, कुछ बैक्टीरिया के अंदर, वो इसलिए जाने जाते हैं कि बैक्टीरिया को अटैच करते हैं स्टीम में, रॉक से या फिर किसी होस्ट सेल से। ठीक है, ये बात रही इतनी। अब बात आएगी राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी आपने यहाँ पे सुना था कि प्रोकार्योटिक सेल के पास एक अलग कुछ होता है जिसको इंक्लूजन बोला जाता है। एक्चुअली वो अलग से कुछ नहीं होता, रिजर्व फूड को करता है, फूड को रिजर्व करता है इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में। ठीक है, ये बात थी इतनी यहाँ की। तो अगर राइबोसोम की बात करी जाए तो देखो इस तरीके का आपका राइबोसोम होता है। ठीक है, अब चाहे आपका यूकैरियोटिक राइबोसोम हो या आपका प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है। मान लो ये है आपका प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, ये है आपका यूकैरियोटिक राइबोसोम। तो जो आपका प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होगा ये होगा आपका 70S टाइप का, यूकैरियोटिक राइबोसोम होगा आपका 80S टाइप का। ठीक है, अब 70S टाइप का है, 80S टाइप का है। ये जो छोटी सब यूनिट दिख रही है ये प्रोकैरियोटिक में होती है 30, इस होती है 30S, ये होता है 50S। और यूकैरियोटिक में 80 है ना, ये होगा आपका 40S और ये है आपका 60S। मुझे पर्सनली कैसे याद था, क्योंकि 50-30 जोड़ेंगे तो 80 आएगा, ऐसे नहीं। एक ये 70 है, एक जोड़ लो आप कि 50 + 30 है, 30 + 50 है। जब आप यूकैरियोटिक बोलोगे तब 10 एक्स्ट्रा ऐड करते जाओ। ये 30 से 40 हो गया, ये 50 से 60 हो गया, सिंपल से। जो छोटी सब यूनिट है प्रोकैरियोटिक में वो है 30S टाइप की, और जो बड़ी सब यूनिट है वो है 50S टाइप की। अब ये S है क्या, S होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट बोला जाता है, इसी को सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट बोला जाता है। यहाँ पे नहीं दिया गया है क्या, यहाँ पे नहीं दिया गया। अभी जब आप यूकैरियोटिक राइबोसोम पढ़ोगे ना वहां पे आप देखोगे ये S होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है, जिसको स्वेडबर्ग यूनिट भी बोला जाता है, और ये डेंसिटी और साइज को मेजर करता है। करेक्ट, बहुत सारे डिटेल में मत जाओ, यूकैरियोटिक पढ़ोगे तो वहां पे समझोगे। तो एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएट होता है। ऐसे आपका मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से राइबोसोम लगा हुआ होता है। ठीक है, राइबोसोम लगा होता है। सबसे छोटा ऑर्गेनेल होता है, सबसे छोटा ऑर्गेनेल कौन है आपका, सबसे छोटा ऑर्गेनेल होता है आपका राइबोसोम। साइज होती है 15 से 20 नैनोमीटर। सबसे छोटा ऑर्गेनेल होता है आपका राइबोसोम। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल होता है, 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, 50 और 30S, जो कि मिलकर के बनाएंगे आपका 70S। ठीक है, अब बात की जाए कि जो राइबोसोम होता है वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन जब बहुत सारे राइबोसोम आपको दिखे, जैसे मान लो ये है आपका, ये देखो ये है आपका सिंगल mRNA, यहीं पे समझ लो। 1 मिनट, जब भी आपको ये दिखे, अगली बात, तो डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन, आरएनए से प्रोटीन जब बनता है तो उसको ट्रांसलेशन बोला जाता है। ये है आपका mRNA, ये है आपका mRNA। कैसा है, सिंगल mRNA। जब इस mRNA पे आपको इस तरीके से राइबोसोम देखने को मिल जाए, कई सारे राइबोसोम एक सिंगल mRNA से, मेनी राइबोसोम कितने, मेनी राइबोसोम जो आपके सिंगल आरएनए से अटैच हो जाते हैं, अब इसको क्या बोला जाता है, अब इसको राइबोसोम को बोला जाता है पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। ठीक है, यही चीज यहां पे लिखी गई है कि सेवरल राइबोसोम में अटैच टू ए सिंगल mRNA। जब बहुत सारे राइबोसोम आपके सिंगल mRNA से अटैच होकर के एक चेन बनाते हैं जिसको पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहा जाता है।
ठीक है। तो राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम, ये जो राइबोसोम है पॉलीसोम के, ये किसको ट्रांसलेट करेंगे, एमआरएनए को ट्रांसलेट करेंगे और क्या बनवाएंगे, बनवाएंगे आपके प्रोटीन। प्रोटीन कौन बनवाता है, जब आपका डीएनए होता है, जब डीएनए से आपका आरएनए बनता है और आरएनए से जब आपका प्रोटीन बनता है, तो अब इस टाइम पे राइबोसोम की जरूरत होती है, किसकी, राइबोसोम की जरूरत होती है। ठीक है, तो यही जो पॉलीसोम का राइबोसोम है, यही एमआरएनए से प्रोटीन बनवाता है। यही क्या करता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनवाता है। कितने एमआरएनए है, सिंगल एमआरएनए है। कितने राइबोसोम है, कई सारे राइबोसोम है। ठीक है, ये बात थी राइबोसोम की। अब अगर बात की जाए इंक्लूजन बॉडी की, तो इंक्लूजन बॉडी क्या होता है, इंक्लूजन बॉडी जैसे मान लो ये आपका सेल है, एक मिनट, मान लो ये आपका सेल है, तो इस सेल में अंदर साइटोप्लाज्म में कुछ इस तरीके से आपका इंक्लूजन बॉडी पड़ा होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन बॉडी कुछ नहीं होता, सिर्फ वो आपका फूड को रिजर्व करके रखता है। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि रिजर्व मटेरियल इन द प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में फूड स्टोर होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर। ये आपका साइटोप्लाज्म के अंदर ही तो आपका इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो फूड को स्टोर करता है। और ये जो इंक्लूजन बॉडी है किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं है। ठीक है, इंक्लूजन बॉडी किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं है, साइटोप्लाज्म में फ्रीली पाए जा रहे हैं। करेक्ट। अब एग्जांपल के तौर पे आप देख लो मतलब कौन कौन से फॉर्म में आपका स्टोर हो रहा है फूड। तो एक होता है आपका ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, फॉस्फेट ग्रेन्यूल और गैस वैक्यूल। कौन कौन सा, ये देखो, यहां से देख लो, ये है आपका साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन बॉडी। ठीक है, इंक्लूजन बॉडी कहां प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। क्या कर रहा है, फूड को स्टोर कर रहा है। एग्जांपल क्या है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, गैस वैक्यूल एंड साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल। करेक्ट। तो ये जो गैस वैक्यूल है, ठीक है, गैस वैक्यूल है, ये कहां कहां प्रेजेंट होता है, गैस वैक्यूल आपका प्रेजेंट है ब्लू ग्रीन एल्गी में, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में भी आपको गैस वैक्यूल देखने को मिल जाएगा। तो इंक्लूजन बॉडी क्या है, इंक्लूजन बॉडी नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। कहां प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट है। क्या रोल है उसका, वो फूड को रिजर्व करके रखता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अगर ये सवाल आ जाए कि फूड को कौन रिजर्व कर रहा है, वो फूड रिजर्व होता है आपका इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, एग्जांपल क्या क्या है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल और गैस वैक्यूल ब्लू ग्रीन एल्गी और पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखो ये सारी चीजें हम लोगों ने आज कर ली हैं। बहुत थोड़ा, वैसे पता बहुत ज्यादा भी टाइम नहीं लगा, आई थिंक 1 घंटे सवा 1 घंटे टाइम लगेगा। अब एक चैप्टर आपका 3-4 घंटे तो लेगा ना अगर इतना डिटेल में जाएगा तो, अदरवाइज जल्दी हो जाएगा। 3-3.5 घंटा तो लगेगा एक चैप्टर पढ़ने के लिए आई थिंक। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि बहुत स्लो है तो मुझे बोलो, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। ऐसी कोई भी ऐसी चीज मुझे नहीं लगता कि मैंने छोड़ी है जो कि यहाँ पे लिखा हो और मैंने वो चीज आपको नहीं बोली है। आज हम लोगों ने पूरा यहाँ तक कर लिया है, आज हम लोगों ने पूरा प्रोकैरियोटिक सेल तक कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में जो अपन लगाएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूकैरियोटिक सेल करेंगे कंप्लीट, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से पहले तक। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन पूरा हम लोग पढ़ लेंगे। अगर टाइम रहा उस हिसाब से तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम भी पढ़ लेंगे, क्योंकि मुझे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम मतलब कुछ नहीं लगता, मतलब मुझे लगता है कि बहुत कम टाइम लेता है इसलिए। तो अदरवाइज देखो, अगर इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं भी पढ़ा, ये वाला पेज और ये टोटल 2-2.5 पेज हम लोग उस दिन कर लेंगे। इसके बाद अपने पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं बचेगा, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बचेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, उसके बाद अपन का 2 दिन का टाइम और रहेगा। ठीक है, तो टोटल देखो, अगर या तो ये चैप्टर अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो अगर आपका टाइम की अगर आप बात करोगे कि कितने घंटे में कवर हो रहा है, तो बहुत ज्यादा घंटा भी नहीं लगेगा, जल्दी से हो जाएगा। 1 मिनट टोटल चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। मुश्किल से मैक्सिमम आई थिंक 4 आवर लगेगा, 4 आवर में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 4 आवर के अंदर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया, ये वाले नोट्स चाहिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अगर आपको मेरी एनसीईआरटी चाहिए, वैसे एनसीईआरटी में मेरे ऐसा कुछ नहीं था जो कि आप अपने में ना कर पाओ, लेकिन फिर भी अगर आपको एनसीईआरटी चाहिए तो आप मुझसे बोल सकते हो, बाकी सब कुछ है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो आपने यहाँ पे कोई चीज एनसीईआरटी में कर ली, हालांकि इसमें तो ऐसा नहीं था, लेकिन मैंने पर्सनली मेरी बुक में कैसे किया था, जब मैंने पहली बार सेल इन्वेलप देखा था, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से सेल बना लिया। अभी भी मुझे एनसीईआरटी दिखेगी ना मेरी पुरानी वाली, हम आपको दिखा सकते हैं, लेकिन अभी है नहीं, अभी हम कहीं और है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से सेल इन्वेलप बना लिया था। यहाँ पे मैंने बना लिया था, ये ग्लाइकोकैलिक्स है, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। आप भी इस तरीके से करोगे ना तो आपको यहाँ पे रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
यकीन मानो मेरी बात। फिर मैंने बोल दिया था कि यूकैरियोट है, मुझे खैर इसमें दिक्कत नहीं आई थी कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कहाँ होता है, मेम्ब्रेन बाउंड कहाँ होता है। फिर मैंने ये लिख दिया था कि हाँ ठीक है, राइबोसोम होता है, ये यू एंड प्रो दोनों में है, और सेंट्रोसोम वो सिर्फ आपके एनिमल सेल में है। तो इस तरीके से थोड़ा आप लिखने का ट्राई करो। फिर भी अगर आपको नहीं मेरी बात समझ में आ रही है तो मुझे बोलोगे, तो मैं उसमें एक कंप्लीट वीडियो बना के आपको दिया जा सकता है, ठीक है। बाकी कोई भी अगर आपको जरूरत हो तो 24/7 मैंने मेंशन कर दिया कि 24/7 डाउट से रिलेटेड हेल्प जितनी भी मैं कर सकती हूँ उतना आपको टेलीग्राम पे मिलता है। अब देखो, सोना तो कोई भी सोने के लिए जाएगा ना, वहां पे आई थिंक मेरा सबसे लंबा चौड़ा ब्रेक जाता है, लेकिन 11-12 बजे के बाद कोई भी बच्चा मैसेज भी नहीं करता है वैसे भी। तो आप टेलीग्राम का चैट ग्रुप ज्वाइन कर लो, वो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी रात को 11 बजे के बाद से लेकर, अगर हम जगते हैं बहुत सीरियस है तो भी हम रिप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ठीक है 11 बजे के बाद तो सब आप लोग को भी सो ही जाना चाहिए। सुबह तक सिर्फ ये रात के सोने वाले टाइम के अलावा जो भी पूरा दिन बचता है, ऐसा अगर आपने कोई भी मैसेज किया है तो पूरा ट्राई किया जाता है कि जल्दी से जल्दी उसको रिस्पॉन्ड किया जाए। क्योंकि मुझे पहले ये बात नहीं पता थी, लेकिन अब मुझे भी पसंद आता है जब बच्चे मुझसे इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है, उनका डाउट आता है। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले भी मुझसे, ठीक है बाकी स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। चलो, बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चीजें समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका सेकंड पार्ट कल आ जाएगा। अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है तो यहाँ से कंटिन्यू करिए, एनसीईआरटी लेक्चर दोनों देखना है तो लेक्चर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, टाटा बाय बाय।